Hello student, myself R.S. Soni. Today we are discussed on some topic like operator. ये CS 203 पेपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वीडियो है और इसमें हम लोगों ने लास्ट में जो है जावा के कुछ प्रोग्राम्स जाने थे। हमने व्हाट्सएप के थ्रू कुछ मटेरियल्स सेंड किए हैं जो थ्योरेटिकल है, जिसको व्यू करके मेमोराइज कर लेना है। और आज के वीडियो में हम लोग अब प्रोग्रामिंग सेक्शन पे आ गए हैं। प्रोग्राम करेंगे और प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे कि जावा कैसे कोड जावा कैसे इम्प्लीमेंट होता है और कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑन ऑपरेटर। ये हमने इसका नोट्स दिया था आप लोगों को और इस नोट्स में जो है वही है, इसको हम इलस्ट्रेट कर रहे हैं थ्रू वीडियो। तो हम लोगों का ऑपरेटर्स स्टार्ट था। ऑपरेटर्स के बारे में हमने जो है डिफिनीशन बताया था कि ऑपरेटर इज ए सिंबल एसोसिएटेड विथ एन एक्शन और ऑपरेशन ऑन डेटा। जावा प्रोवाइड्स रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स। दीज आर, तो ऑपरेटर एक सिंबल है जिसके थ्रू जो है हम लोग लॉजिकल या मैथमेटिकल या फिर इसको अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं, परफॉर्म करते हैं। और जैसा सी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है उसी तरीके से जावा के पास भी जो है सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं। ये सेट ऑफ ऑपरेटर्स की लिस्ट है, देखिएगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, बिट वाइज ऑपरेटर है, कंडीशनल या इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर है। ये एक नया ऑपरेटर इंट्रोड्यूस हुआ है आपके जावा में। अगर सी की बात करें तो सी में साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, वहाँ यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर नहीं है बल्कि यहाँ पे इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। बाकी के सारे ऑपरेटर्स जो आपने सी में देखे थे वो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर भी अवेलेबल है। एक आध दो ऑपरेटर जो है लिस्ट में बढ़े हैं, जैसे कि बिट वाइज ऑपरेटर में जो है शिफ्टिंग राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स की एक संख्या बढ़ी है। तो इसको जो है देखेंगे। अब टाइप्स की बात करें तो ऑपरेटर को जो है हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं तीन कैटेगरी में। ऑपरेटर को यूनरी ऑपरेटर में होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं और टर्नरी ऑपरेटर होते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर के बारे में अगर हम कहें तो इट इज एन ऑपरेटर टेक्स वन ऑपरेंड इफ कॉल्ड यूनरी। तो एक ऑपरेंड जहाँ पे यूज, ऑपरेंड का मतलब है जैसे कि वेरिएबल, जैसे कि अगर हमने लिखा इंट एक्स, तो एक्स जो है वेरिएबल है और ये सिंगल वेरिएबल पे काम करने वाले ऑपरेटर को यूनरी ऑपरेटर कहेंगे। ऑपरेंड इसको बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमने लिखा, जैसे हमने एक्स नाम का वेरिएबल लिया जिसमें वैल्यू 10 है और x इजकल टू -x। तो यहाँ माइनस जो है ये यूनरी ऑपरेटर की तरह बिहेव करेगा। आपके पास जो है माइनस यूनरी ऑपरेटर भी होते हैं और बाइनरी भी होते हैं। तो कुछ ऑपरेटर्स यूनरी बिहेव करते हैं तो इसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहेंगे। उसी तरीके से हम बाइनरी ऑपरेटर के बारे में कह सकते हैं कि एन ऑपरेटर टेक्स टू ऑपरेंड, इट इज़ कॉल्ड बाइनरी। यहाँ पे दो ऑपरेंड या दो वेरिएबल कम से कम चाहिए, वैसे ऑपरेटर को हम लोग जो है बाइनरी ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल हमने बनाया है इंटीजर टाइप का और x और y को ऐड करने का काम कर रहे हैं। ये प्लस ऑपरेटर यहाँ पे बाइनरी का बिहेव करेगा। उसी तरीके से टर्नरी ऑपरेटर है, इसके बारे में हम कह सकते हैं इफ़ एन ऑपरेटर टेक्स 3 ऑपरेंड इट इज़ कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर x, y और z तीनों हमने वेरिएबल्स लिया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि z में हम लोग क्या ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये जो है क्वेश्चन मार्क्स और कॉलम, ये जो है सिंबलाइज करते हैं आपके दो अलग अलग सेक्शन को। तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन किया, अगर ये ऑपरेशन ट्रू होता है तो ट्रू सेक्शन को रिटर्न करो, अगर फॉल्स होता है तो फॉल्स सेक्शन को रिटर्न करो। जैसे कि x का वैल्यू यहाँ पे हमने 10 लिया है और चेक करें 10 इज ग्रेटर देन y, y का वैल्यू यहाँ पे 20 है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, 10 बड़ा नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे सेक्शन में जो है y रिटर्न होगा, यानी कि y का वैल्यू z में स्टोर हो जाएगा। इस तरीके, क्योंकि कंडीशनल काम कर रहा है इसलिए इस तरीके के वेरिएबल्स को, इस तरीके के ऑपरेटर्स को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के नाम से जानते हैं।
अब यहाँ पर ध्यान देंगे, कुछ नए कंसेप्ट है ऑपरेटर इन जावा में। इंस्टेंस ऑपरेटर की बात करें, बाकी लिस्ट जो है आप बुक से देख लेंगे। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑपरेटर क्या है, तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर इज यूज फॉर टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग का मतलब ये वेरिएबल्स किस टाइप का है या फिर ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, उसको चेक करने के लिए हम लोग इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। इट कैन बी यूज टू टेस्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, सब क्लास और इंटरफेस। बेसिकली इसको जो है ऑब्जेक्ट, इंटरफेस और सब ऑब्जेक्ट, सब क्लास के ऑब्जेक्ट को जो है चेक करने के लिए कि ये हमारा जो है उस ऑब्जेक्ट का, उस क्लास का ऑब्जेक्ट है कि नहीं, उसके लिए यहाँ पर ये यूज किया जाता है। ये इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया एक बूलियन नाम का एक एक्स वेरिएबल बनाया और स्ट्रिंग नाम का हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट नेम है। हमने इसमें एक स्ट्रिंग जो है क्या किया है कि स्टोर किया है। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि नेम वेरिएबल जो है वो इंस्टेंस है स्ट्रिंग क्लास का, तो ऐसे केस में जो है यहाँ पे ट्रू, एक्स में ट्रू या फॉल्स आएगा। यहाँ पे हमने नोट में दिखा भी दिया है। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स वैल्यू। अब आइए हम लोग आते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग पे। हमारा नेक्स्ट सिलेबस में टॉपिक है दैट इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट दैट determines whether the other statements will be execute or not। ये कंट्रोल स्टेटमेंट ही बताता है कि हमारे जो है स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे या नहीं करेंगे। ये आपके जो है कंडीशन को चेक करने के बाद होता है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है और दूसरा लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी जो है वो ट्रू और फॉल्स पे काम करेगा और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट भी ट्रू और फॉल्स पे काम करेंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स पे एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोग्राम के कोड को आगे बढ़ा देता है, लेकिन लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में अगर ट्रू होता है तो ये वर्क रिपीट होता है। अब ये चीज़ को समझना है, इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड्स some situation where we want to certain block of code to be executed। यानी कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो है वो आपका जो है एक सिचुएशन प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे उस चीज़ को डिनोट करने के लिए। हम यहाँ पे देखेंगे कितने तरीके के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं। तो देयर आर द डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन, इसको सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं इन जावा। तो इफ स्टेटमेंट होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होते हैं, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट होते हैं। दोनों में अंतर है। नेस्टेड इफ का मतलब कि इफ के अंदर इफ, अगेन इफ इस तरीके से इफ का ही चेन बनता चला जाएगा। और यहाँ पर जो है इफ एल्स में जो है इफ और एल्स और इफ का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। उसके बाद स्विच केस स्टेटमेंट होते हैं और जंप स्टेटमेंट। जंप का मतलब हो गया कि आपकी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो है ये स्टेटमेंट काम करेगा, जैसे कि आपका ब्रेक है, कंटिन्यू है, रिटर्न है, ये सब जंप के कैटेगरी में आते हैं। जंप का मतलब ये नहीं कि आपका जो है जंप कर जाना बल्कि इस पार्टिकुलर की के थ्रू जो है हम स्टेटमेंट को एक पार्टिकुलर पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे हम लोग ले जा सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो इफ स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इट इज यूज्ड टू डिसाइड वेदर ए सर्टेन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। यानी कि इफ स्टेटमेंट जो है सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा वो बताता है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसका सिंटेक्स देखेंगे, प्रोग्राम के कोड हम लोग जान रहे हैं। तो सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट क्या होगा, तो इफ स्मॉल में लिखेंगे, कंडीशन टेस्ट होगा और यहाँ पे सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर ये ट्रू होता है यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। उसी तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट, तो इट इज यूज टू डिसाइड द ट्रू और फॉल्स कंडीशन। यहाँ पे सिर्फ ट्रू डिसाइड हो रहा था, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दोनों काम करते हैं। इट हैज़ टू ब्लॉक,
वन फॉर ट्रू सेक्शन एंड अनदर फॉर फॉल्स सेक्शन। तो एक ट्रू के लिए ब्लॉक बनता है, एक फॉल्स के लिए बनता है, जैसे कि यहाँ पे कंडीशन में सिंटेक्स में दिया गया है इफ टेस्ट कंडीशन। ये टेस्ट कंडीशन ट्रू का काम करेगा, अगर ये ट्रू होगा तब काम करेगा आपका इफ सेक्शन, और इस सेक्शन जब ये फॉल्स होगा तब फॉल्स वाले कंडीशन में फॉल्स। तो ये इफ एल्स जो है कंडीशन एक ही बार चेक किया जाएगा, ट्रू पे इफ सेक्शन काम करेगा और फॉल्स पे इफ सेक्शन काम करेगा। उसी तरीके से इफ एल्स इफ स्टेटमेंट देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ कंडीशंस होते हैं। द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट विल अलाउ नंबर्स ऑफ कंडीशंस, जैसे कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4, और एल्स इफ से इसको जो सेपरेट करके हम लोग करते हैं। लास्ट में एल्स ऑप्शनल होता है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर कंडीशन पहला चेक होगा, अगर ये ट्रू हुआ तब तो ये फर्स्ट कंडीशन इफ कंडीशन का एग्जीक्यूट करेगा, बाकी के सारे जो है वो फॉल्स हो जाएंगे क्योंकि पहला आपका कंडीशन ट्रू हो गया। अगर मान लिया कि पहला कंडीशन फॉल्स होता है तब आपका इफ जो है नेक्स्ट इफ एल्स को पास कर देता है। ऐसे केस में अगेन से कंडीशन चेक होगा, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तो फिर अगेन चेक होगा। इस तरीके से जितने भी आपने इसमें कंडीशन अप्लाई किए हैं वो सारे के सारे चेक होंगे और पार्टिकुलर ट्रू कंडीशन पे एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं होता है, सारे फॉल्स होते हैं, तो लास्ट का इल्स ब्लॉक जो है मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। तो ऐसे केस में ये आपका एग्जीक्यूट करेगा। उसी तरीके से आगे देखते हैं स्विच केस स्टेटमेंट को। तो स्विच केस स्टेटमेंट भी आपका जो है एक तरीके का डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसके बारे में हम क्या जान रहे हैं, तो द स्विच केस स्टेटमेंट इज ए मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बेस्ड अपॉन द एग्जीक्यूशन एक्सप्रेशन। ये मल्टी वे इसको हम लोग बोलते हैं, और इट गिव्स फास्टर वे टू मेक डिसीजन फ्रॉम मल्टीपल नंबर्स ऑफ चॉइसेस। तो स्विच केस और आपका इफ एल्स इफ स्टेटमेंट ये लगभग सेम ही है, लेकिन इसमें क्या है कि आप डिफरेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैच केस देखा जाता है, यानी कि ये आपका स्विच केस जो है मल्टी इक्वल टू ऑपरेटर के थ्रू जो है काम करता है। तो जहाँ पे सिर्फ आपको मैचिंग करना हो, यानी कि इक्वल टू चेक करना हो या नॉट इक्वल टू चेक करना हो, तो ऐसे केस में आप स्विच केस का यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या होगा, तो स्विच लिखते हैं, एक्सप्रेशन और वेरिएबल पास करते हैं, और नंबर ऑफ कंडीशन यहाँ पे जो है केस का अप्लाई किया जाता है। स्टेटमेंट होगा, और यहाँ ध्यान देंगे एक ब्रेक स्टेट की का जो है यूज करते हैं, क्योंकि केस जो है एग्जीक्यूट करने के बाद आपका अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होगा तो ये सारे चीज़ को फॉलो करना चालू करेगा, जहाँ ब्रेक मिलेगा वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो इस कारण से जो हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसको थोड़ा सावधानी से लिखना पड़ता है। ब्रेक स्टेटमेंट अगर प्रॉपर तरीके से नहीं अप्लाई किया गया तो फिर इसका जो है रिजल्ट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। लास्ट में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होते हैं, इसमें ब्रेक लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। ये एक लाइन स्टेटमेंट जो है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जाने के बाद आपका स्विच जो है इंड कर जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। ये भी आपका जो है एक तरीके का डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का काम करता है। तो द कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो यूज टू मेक ए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। द सिंटेक्स ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर भी कर सकते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन होगा, क्वेश्चन मार्क्स होगा, ट्रू सेक्शन होंगे और फॉल्स सेक्शन होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने x का वैल्यू 5 लिया है, y का वैल्यू 6 लिया, z को जो है में हम लोग चेक करके स्टोर कर रहे हैं कि अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन है y से, तो ऐसे केस में ट्रू सेक्शन को जो है करो, अगर फॉल्स होता है तो y सेक्शन को रिटर्न करो। तो ये आपका एक तरीके से का इफ एल्स की तरह ही काम करता है, लेकिन एक्सप्रेशन को या कोड को लिखने का तरीका आपका अलग हो जाता है। तो ये हमारा जो है डिसीजन मेकिंग था। अब यहाँ पर जो हम लोग डिसीजन मेकिंग को इन करते हैं। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग लूप कंडीशन देखेंगे और लूप कंडीशन कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम स्टूडेंट को एक एडवाइस देना चाहते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद अपना रोल नंबर नेम जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, और साथ में जो है कोई प्रॉब्लम है तो उसको व्हाट्सएप के थ्रू जो है मुझे मैसेज करें। थैंक यू आज के लिए।